हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जाएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था एंड लेट्स सी कि आज की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड फटाफट आप लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहां पे टूटेगा, ठीक है। सो ड्यू टू दी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जब भी हम यहां पे केमिकल रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का यहां पे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ठीक है। इसी से रिलेटेड सबसे पहला रिएक्शन जो हम यहां पे लिखने वाले हैं दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हम कैसे पता करेंगे? कितनी आसानी से उसके पास से H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाता है, दैट इंडिकेट्स इट्स एसिडिटी। मान लो हमारे पास 2 मोल RCOOH है, इसका रिएक्शन हमने एक्टिव मेटल के साथ कराया, सोडियम के साथ कराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 2RCOONA प्लस H2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में रिलीज हो गया। H2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन ने अपना ग्रुप छोड़ दिया, ठीक है। बॉन्ड कहाँ से टूटा है? देखो यहाँ पे बॉन्ड O और H के बीच से टूटा है। कहाँ से बॉन्ड टूटा है बेटा? O एंड H के बीच से हमारा बॉन्ड यहाँ पे टूटा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्या हम सिर्फ एक सोडियम के साथ ही रिएक्शन करा सकते हैं? नहीं, आप मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। सो अगर हम RCOOH प्लस Na2CO3 के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तब क्या बन जाएगा? RCOONA प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं RCOOH प्लस NaHCO3, दिस इज बाइकार्बोनेट। NaHCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे भी हमें सेम ही फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। CO2 गैस जो है यहां से रिलीज हो रही है, यहां पे भी हमको सेम ही फॉर्मूला देखने के लिए मिल रहा है। क्या इतना क्लियर है? और इससे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, दिस प्रूव दैट कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। सो दिस प्रूव दैट ठीक है, दिस प्रूफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड हैव एसिडिक नेचर। ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा नेचर है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो RC डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमने बना दिया, राइट। अब देखो ऑक्सीजन जब जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पड़ोसी ऑक्सीजन को नहीं दिखाई देगा, मतलब नहीं दिखाई देगा इन द सेंस कि उसको नहीं देखा जाएगा। सिंपल सी बात है, दिखाई तो देगा ऑफ कोर्स, नहीं देखा जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो अपने इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाग जा यहाँ से, है ना, और अपने इलेक्ट्रॉन मुझे देकर जा, ताकि मैं इस वाले कार्बन की हेल्प कर सकूं।
ठीक है, तो जितनी जल्दी ये ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को भगा देगा उतनी जल्दी वो कार्बन की हेल्प कर पाएगा एंड ये क्या बना पाएगा यहां से RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, ये इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा एंड अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने बेचारे हाइड्रोजन को अब तो भगा दिया ना, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। जितनी आसानी से H पॉजिटिव निकल जाएगा उतनी आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतनी आसानी से हम बोलेंगे कि ये एक अच्छा एसिड है। ठीक है, इसके लिए हम टर्म पढ़ते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज Ka। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक होता है Ka, एक होता है pKa, log ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। pKa इज log ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अब हम इसका Ka pKa कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। ठीक, हमने लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे क्या हो जाएगा, RCOOH को हमने जैसे ही पानी के अंदर डाला, ठीक है, जैसे ही पानी के अंदर डाला ये बन जाएगा हमारा RCOO नेगेटिव प्लस, यहां से देखो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। Ka कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे लिखेंगे Ka, बेसिकली Ka डैश है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, RCOO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव अपॉन RCOOH एंड H2O। जब ये H इस Ka के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, यानी कि Ka डैश इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन, तब ये हमारा बनाता है Ka। ठीक है, Ka अभी बताया, Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। लिख लो आप, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां से Ka हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, अब RCOO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव अपॉन RCOOH एंड H, अब तो H2O नहीं आएगा है ना, क्योंकि H2O मल्टीप्लाई होके ही हमारा Ka आया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka। समझ में आया, समझ में आया। और अगर pKa से हमको इसको कंपेयर करना होगा तो माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa, माइनस लॉग ऑफ Ka जो है वो इक्वल है pKa के, यानी कि जितना ज्यादा pKa होगा उतना कम Ka होगा। pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इफ pKa इज स्मॉल, Ka की वैल्यू लार्ज होगी एंड वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। याद रखना, जिसकी Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा एसिड होगा, जिसकी Ka की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना बेकार एसिड होगा। लेकिन अगर हम pKa से कंपेयर करें तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना अच्छा एसिड होगा, जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम अच्छा एसिड होगा। ठीक है, सो इफ pKa इज स्मॉल, अगर हमारा pKa स्मॉल है ना, तो Ka वैल्यू कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ Ka इज लार्ज, तब यहां पे Ka की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, और जब Ka की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यहां पे लिखो आप, pKa
इंक्रीज हुआ मतलब Ka डिक्रीज हुआ, और अगर Ka डिक्रीज होगा, अगर Ka डिक्रीज होगा तो हमारी एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर pKa हमारा कम है तो Ka हमारा ज्यादा होगा, और जो अगर हमारा Ka ज्यादा है तो एसिडिटी भी हमारी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एसिडिटी भी हमारी कैसी हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? इट्स ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो अगर हम इसको इनऑर्गेनिक से कंपेयर करेंगे तो वीक ही एसिड कहलाएगा, है ना, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक में कौन हो जाएगा? CF3COOH, CF3COOH, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, राइट, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। एंड इसके जो pKa की वैल्यू है दैट इज 0.23। देख रहे हो pKa की वैल्यू कितनी छोटी है, तो Ka की वैल्यू कितनी बड़ी होगी, तो ये कितना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये कितना ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स के आप pKa की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन के साथ COOH, इसके अगर हम pKa के बारे में बात करें सो दैट इज 4.9, इसका जो pKa की वैल्यू है दैट इज 4.9। वहीं अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें, यानी कि सिर्फ CH3COOH के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4.17। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4.17, मतलब इसकी pKa की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, तो ये थोड़ा, ये कैसा हो जाएगा? इसकी pKa की वैल्यू ज्यादा मतलब Ka की वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में से अगर हम एसिडिटी को कंपेयर करें तो जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा कम है वो उतना ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा कम है वो उतना ज्यादा एसिडिक है। ठीक, अब देखो, अगर pKa की वैल्यू, ठीक है, अगर pKa की वैल्यू 1 से कम है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इफ pKa की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, देन इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना कम होगा, हाँ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, बहुत कम वैल्यू है। अगर 1 से 5 के बीच में लाई करती है तो ये हमारा अभी भी मॉडरेट वीक एसिड है। ठीक है, ये हमारा मॉडरेट वीक है अगर 1 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रहा है। अगर 5 से लेकर 15 के बीच में लाई करेगा तो 5 से लेकर 15 के बीच में लाई करेगा तो ये हमारा वीक हो जाएगा। और अगर 15 से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है pKa की तो सोचो इसका Ka कितना कम हो जाएगा। सो इट्स एक्सट्रीमली वीक एसिड। एक्सट्रीमली वीक एसिड। तो एक ये चीज आपको मेंशन करनी है अपने नोट्स में। ठीक है, एक ये चीज आपको मेंशन करनी है अपने नोट्स में। अगर pKa की वैल्यू 1 से कम है दैट मींस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। pKa की वैल्यू 1 से 5 के बीच में रिलाई करें दैट इज मॉडरेटली एसिड, है ना, मॉडरेटली वीक एसिड। और अगर 5 से 15 के बीच में लाई करें दैट इज अगेन अ वीक एसिड। 15 से ज्यादा वैल्यू है तो एक्सट्रीमली वीक एसिड कहलाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक्सट्रीमली वीक एसिड कहलाएगा। क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस और नो? ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि why phenol is more acidic than ethanol? Why phenol is
मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से? यस, फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से? एक तो हम इनकी वैल्यू के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। pKa की जो वैल्यू है, ये फिनॉल की जो pKa की वैल्यू है, ठीक है, फिनॉल की जो pKa की वैल्यू है लगभग 10 के बराबर है। एंड अगर हम इथेनॉल के pKa की वैल्यू की बात करें तो ये समथिंग 14, तो वाटर का होता है 16 के बराबर है, वाटर से भी कम है ना, 16 के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, तो एक तो हम वैल्यू से पता कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे क्या हो जाएगी, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। फिनॉल सबसे पहले अपने फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि इथेनॉल में कोई इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही फिर आगे जाके क्या करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये हमारा फिनॉल है, दिस इज फिनॉक्साइड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इस पे आ जाएगा, एंड ये चलता ही चला जाएगा, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, और इस पे नेगेटिव, देन ये हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बनता चला जाएगा, ठीक है। एंड ये ऐसे है, ये यहां पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये इस पे गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गया, एंड अभी हमारा बन गया, ठीक है। अभी हमारा बन गया। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? देख लो इसको फटाफट से, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? सो इन फिनॉल नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज है बाय द रेजोनेंस, बट इथेनॉल में ये स्टेबलाइज नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे एज सच कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है। सो द फिनॉल नेगेटिव चार्ज is stabilized by resonance. The phenol negative charge is stabilized by the resonance, ठीक है। ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, बट इन इथेनॉल इट कांट स्टेबलाइज, but in ethanol it can't stabilize. इथेनॉल में ये स्टेबलाइज नहीं होगा, इथेनॉल में ये स्टेबलाइज नहीं होगा। चलो ठीक है। एक ना और बहुत एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक और कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। बता दो पहले फटाफट से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। एंड आई होप कि आपने बताया होगा, राइट। नाउ जो भी आपका आंसर है, अब क्वेश्चन दूसरा है, व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आपने यही सोचा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल, या फिर आपको लगा कि क्योंकि फिनॉल के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फिनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड? क्या सोचा आपने? देखो फिनॉल का अब यहाँ पे दोबारा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने बनाया हुआ है, राइट। यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन है व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल जो है वो लेस एसिडिक क्यों है?
क्या रीजन है? अभी जब हमने फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था तो वी हैव सीन दैट कि जितने भी नेगेटिव चार्ज आए हैं ऑर्थो एंड पैरा पे, वो हर बार कार्बन पे ही आया है. बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे क्या होता है बेटा, बता दो फटाफट से. इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया और ये यहां से अपना बॉन्ड तोड़ेगा और ये इसकी कार्बन की हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा. ठीक है, तो यहां पे हमको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा. कैसा? R है, C, O के ऊपर यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये वापस बन गया. ठीक है, 1 2 3 4. लेकिन अगर बाद में ये ऑक्सीजन को रियलाइज होता है कि हाँ भाई मैंने गलती की कार्बन से बॉन्ड तोड़ के, ये वापस से अपना बॉन्ड बनाने आता है, अगर जो ये वापस से अपना बॉन्ड बनाने आता है तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव, कुछ इस तरीके से. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इस तरीके से. अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, H पॉजिटिव तो बेचारा बाहर निकल गया. दोनों ही केस में हम क्या देख पा रहे हैं, तो दोनों केस में बेटा हम ये देख पा रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय द ऑक्सीजन. समझ में आ रहा है? कौन स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहा है. बट इन केस ऑफ फिनॉल नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय द कार्बन, है ना. यहां पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, यहां पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पहले 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे इन केस ऑफ फिनॉल. तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. यहां पे भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस ही स्टेबलाइज कर रहा है. बट इन फिनॉक्साइड नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड बाय कार्बन. ठीक है, इन फिनॉक्साइड नेगेटिव चार्ज is held by, in phenoxide negative charge is held by carbon which is less electronegative, जो कि less electronegative है. but in carboxylate ion नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय द ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड बाय ऑक्सीजन which is more electronegative, oxygen which is more electronegative, so that oxygen can hold negative charge in a better way. oxygen जो है वो नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से संभाल सकता है. ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज इन अ बेटर वे. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को बेटर वे में होल्ड कर सकता है. दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन. क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन दी, कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोर स्टेबल देन दी फिनॉक्साइड आयन. लिखो, कार्बोक्सिलेट आयन, carboxylate ion is more stable than the phenoxide ion. इस वजह से carboxylate ion is more stable than the phenoxide ion and therefore carboxylic acid is more acidic than phenol. ठीक है, therefore carboxylic acid is strong acid than phenol. Therefore carboxylic
carboxylic acid is more acidic than phenol. Carboxylic acid is more acidic than phenol. आगे बात समझ में, क्या इतना क्लियर है? नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करते हैं तो उससे एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, हेडिंग डालोगे, इफेक्ट ऑफ substituents, effect of substituents of acidity of carboxylic acid, acidity of carboxylic acid। यहां पे हम क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स लगा सकते हैं? एक बार हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा के देख लेंगे और एक बार हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के देख लेंगे, ठीक है। पता है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब नाम से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा। ऐसे कौन कौन से स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं? तो यहां पे हो जाएगा हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। NO2 इज अगेन अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है, ठीक। इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। NO2 हो गया। जितने भी हमारे पास हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। CF3 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की कैटेगरी में। अब ये करते क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो ये है हमारे पास और इसके पास क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया हमने, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से होगा क्या? देखो इसके पास H था, 1 2 3 4। अब यहां पे होता यह है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। ऑक्सीजन की तो देखो कंडीशन आपको पता ही है, वो हर बार कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लेता है, तो इस बार भी उसने यही किया। इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हो ये रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये कार्बन को बचा नहीं रहा है, कार्बन को और खाली कर रहा है, लेकिन कार्बन का जो पड़ोसी ऑक्सीजन है वो उसको बहुत प्यार करता है ना। वो कहता है कि नहीं भाई, मैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं देख सकता, तो जल्दी जल्दी इस हाइड्रोजन को भगाता है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो जितना अच्छा वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, यानी कि वो उतनी तेजी से कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन खुद कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो कार्बन पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, तो उतनी ही तेजी से ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को भगाएगा, है ना। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगाएगा और क्या कर लेगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वो मेंटेन कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से H पॉजिटिव जो है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा और जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा वो उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। यस, जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस चल रहा है। वन इज दिस एंड दिस इज द सेकेंड वन, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस,
ठीक है, यहाँ पे बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज, यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और आसानी से, बहुत आसानी से H पॉजिटिव आयंस जो है वो यहाँ से रिलीज हो गए। यानी कि अगर किसी कंपाउंड के पास, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो उसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज। यहां पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, एंड इजिली H पॉजिटिव आयन रिलीज, एंड इजिली H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा, इजिली H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट इंक्रीज द एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट increase the acidity, ये हमारी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो ये पूरा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या हो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, है ना, अगर जो हमारे पास इसकी जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए तब क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। सो कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ H है और यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए दो लोग हैं। कौन कौन से दो लोग हैं बता दो फटाफट से। ऑक्सीजन भी अपना हाइड्रोजन को भगा के कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये भी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक की हेल्प करने के लिए दो है, मतलब अब उनके बीच में कंपटीशन है एंड रिएक्टिविटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। मतलब पहले जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जितनी तेजी से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था उतनी तेजी से यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई कार्बन की हेल्प करने के लिए अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कार्बन के ऊपर से, ठीक है, कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को हटा सकता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू द लेस पॉजिटिव कार्बन स्टेबिलिटी, ड्यू टू, क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू लेस पॉजिटिव कार्बन स्टेबिलिटी, लेस पॉजिटिव कार्बन stability, due to less positive carbon stability of carboxylic ion of carboxylic ion क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट डोनेट H पॉजिटिव आयन इजिली, वो आसानी से H पॉजिटिव आयन अब रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड do not release H पॉजिटिव आयन easily, अब वो आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, बिकॉज ऑफ द लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अटैचमेंट होगा इट डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैचमेंट डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप attachment decrease the acidity of carboxylic acid, decrease the acidity of carboxylic acid। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितने भी कार्बन वाली फैमिली है, जितने भी कार्बन वाली फैमिली है जैसे कि CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं। ठीक है, फिनाइल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं, राइट। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं। नाउ यहाँ पे अब हम एक सीरीज देख ली कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, कौन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई एसिडिक है तो अभी हमने देखा था CF3COOH, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। देन इसके बाद क्लोरीन वाला आ जाएगा, क्या है, CCl3COOH, CHCl2COOH, उसके कम ये एसिडिक हो जाएगा। देन NO2CH2COOH, फिर नाइट्रो ग्रुप वाला आ जाएगा। ठीक है, देन CNO2COOH, CNO2 CH2 कर लो, CNO2 CH2COOH। ठीक है, ये आ गया। देन FCH2COOH, उससे कम एसिडिटी इसकी हो जाएगी। देन ClCH2COOH, ऐसे ही आपको लर्न करना है। BrCH2COOH, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, ICH2COOH। ठीक है, अब बेंजीन के साथ हमारा COOH आ जाएगा, देन CH2COOH, देन CH2COOH, और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, CH3COOH। सबसे कम एसिडिटी इसकी होती है। ठीक है, सबसे कम एसिडिटी इसकी होती है। ओके, नाउ आपको बताना है कि कौन इसमें ज्यादा एसिडिक है। क्लियर, आपको बताना है इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है। फटाफट से बेंजीन ले लिया हमने, बेंजीन के पास है COOH, नेक्स्ट है हमारे पास COOH एंड NO2, एंड नेक्स्ट इज COOH एंड CH3। ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको बताना है कि विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई, विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई। अगर आप इनके pKa की वैल्यू पता है तो भी आंसर बता सकते हो, बिना pKa की वैल्यू के भी आप इनका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो अगर pKa वैल्यू लिखी है तो वेरी गुड, आप उसी को जो भी हमने pKa से रिलेटेड चीजें पढ़ी आप उसी के बेसिस पे फिर आंसर कर सकते हैं। देखो pKa की वैल्यू से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है pKa की वैल्यू से कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा, pKa की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी, Ka की वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा होगी और वो एसिडिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मोर एसिडिक। और ये वाला हमारा मॉडरेट एसिडिक, और ये वाला हमारा हो जाएगा लीस्ट एसिडिक। अब देखो pKa की वैल्यू से तो पता कर लिया, दूसरा हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी तो लगा रखा है। आप खुद देखो ना कि सब में बेंजीन के साथ COOH ग्रुप कॉमन है। ठीक है, सब में बेंजीन के साथ COOH ग्रुप कैसा है बेटा, कॉमन है, लेकिन एक में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, एक में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो CH3 क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा, एंड NO2 जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो हम इस बेसिस पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इस बेसिस पे भी आंसर अपना कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है?
इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एक टाइप का अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा जहां पे OH के बीच का क्लीवेज हो रहा था। अब हम बात करेंगे ड्यू टू द ब्रेकडाउन और ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO के बीच का जो ब्रेकडाउन होगा उसके बारे में, ठीक है। सो सेकेंड केमिकल रिएक्शन इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ RC डबल बॉन्ड O OH, तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा अब, ठीक है। इसके बीच का अब हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा। फर्स्ट है यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, सो हमने ले लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो, CH3C डबल बॉन्ड O OH। देखो कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहां से बाहर आ जाएगा वाटर, ठीक है। यहां से बाहर आ जाएगा वाटर, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 को हीट करेंगे इन एसिडिक मीडियम, सो इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O एंड O, फिर आ जाएगा यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में भी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ही ब्रेक होता है। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, सेकेंड वन इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन जहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, ठीक। RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH2, नॉट CH2, इट्स C2H5 OH। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C2H5 दिस इज ईस्टर, एंड साथ ही साथ यहां पे वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। वाटर एज अ यहां पे बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि इस एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। इस एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम। चलो, मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन इज, सबसे पहले हमारे पास था RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। हमारे पास ये था एसिड मीडियम में, इसने क्या किया, एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराया गया H पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही इसको दिखा कि ओ बगल में पॉजिटिव चार्ज है, इसने जाके इस पे फटाफट से अटैक कर दिया। इसने कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ा और हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना दिया। तो अब ये हमारा कार्बन जो है वो कार्बोकटायन बन गया, ठीक है। कार्बन जो है वो क्या बन गया, हमारा कार्बोकटायन बन गया, ठीक है। कार्बन जो है हमारा कार्बोकटायन बन गया। अब इस पे कौन अटैक करेगा, एल्कोहल आके अटैक करेगा, ROH, एल्कोहल आके अटैक करेगा सीधा सीधा किस पे, जिसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इस कार्बन पे आके फटाफट से अटैक कर देगा। तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, R के पास C, एक OH ऊपर है, एक OH नीचे है, और यहां से डायरेक्टली आके क्या अटैच हो गया, O
R एंड H, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही अटैक करेगा ना, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ने अब 3 बॉन्ड बना लिए तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां से निकल जाएगा हमारा वाटर, यहां से समझ में आ रहा है, यहां से अब हमारा निकल जाएगा वाटर, और जैसे ही यहां से हमारा वाटर निकलेगा ये क्या बना देगा, सोचो जल्दी जल्दी, ये हमारा क्या बना देगा, जैसे ही यहां से वाटर निकलेगा, जैसे ही यहां से हमारा वाटर निकल जाएगा ये बन जाएगा RC, यहां पे O है और यहां पे R है। अब इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट गया और ये हमारा ONH अभी यहां से बॉन्ड तोड़ के वापस से इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को भी हटा देगा। सो इट विल बिकम RC डबल बॉन्ड O OR। दिस इज ईस्टर। तो इस तरीके से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके इस तरीके से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड बना दिया हमने, ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया हमने। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड। यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होगा। RC डबल बॉन्ड OOH प्लस PCl3। जैसे ये PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 कार्बन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम हेलो एल्केन और हेलोरीन में पढ़कर आ चुके हैं। क्या बन जाएगा 3R C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या बन जाएगा Cl प्लस H3PO3 है ना, एक हमारा H3PO3 बन जाएगा वहां से, एक हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। एंड आई थिंक अब सब क्लियर है। हाँ नाउ अगर PCl5 के साथ रिएक्शन होता है, RC डबल बॉन्ड OOH ने रिएक्शन कर दिया PCl5 के साथ, तो क्या बन जाएगा HCl प्लस POCl3 प्लस RC डबल बॉन्ड OCl। क्लियर। अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन किया, RC डबल बॉन्ड OH प्लस SOCl2, अगर इसने SOCl2 के साथ रिएक्शन किया है तो यहां पे हमारे पास SO2 एज अ गैस, HCl एज अ गैस प्लस RCOCl ही बनेगा, RCOCl ही बनेगा। ठीक है, एंड दिस विल गिव द प्योरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ RCOCl। ठीक है, this reaction will give the purest form of RCOCl. This reaction will give the purest form of RCOCl with thionyl chloride SOCl2. ठीक है, this reaction will give the purest form of RCOCl2। बस ओके क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? 3 रिएक्शन हो गया। नाउ दी फोर्थ रिएक्शन, अभी हम क्लीवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन हो जाएगा हमारा रिएक्शन विद अमोनिया। इसी में हमारा फोर्थ रिएक्शन जो है वो हो जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ यहां पे रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड का। सो CH3COOH जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, CH3COOH जब NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले यहां पे अमोनियम एसिटेट बनेगा, CH3COO नेगेटिव and NH4, this is अमोनियम एसिटेट। ये बन गया हमारा अमोनियम एसिटेट एंड
इन एसिडिक मीडियम जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये क्या बन जाएगा, CH3CONH2, CH3CONH2 दैट इज अमाइड ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा अमाइड ग्रुप, और क्योंकि इसके साथ CH3 लगा हुआ है दिस विल बिकम एसीटाअमाइड। ये हमारा बन गया है एसीटाअमाइड। सेम चीज हम बेंजोइक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहां पे ले लिया है बेंजीन रिंग, COOH का रिएक्शन कराया NH3 के साथ। सबसे पहले एक अमोनियम बेंजोएट बनेगा यहां पे, दैट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, एंड अगेन हम इसको एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड, और ये है हमारा अमोनियम बेंजेओएट, अमोनियम बेंजेओएट, अमोनियम बेंजेओएट। क्या मेरी बात क्लियर है, यस फटाफट से बता दो क्या इतना क्लियर है। चलो इसी में ना, इसी रिएक्शन में हम थैलिक एसिड से, ठीक है, थैलिक एसिड से थैलिमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है, वैसा नहीं है। चलो आ जाते हैं इस रिएक्शन पे। अगर जो बेंजीन के पास हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, COOH एंड COOH, इसको हम कहते हैं दिस इज थैलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये हमारा, ये हमारा है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का सबसे पहले हमने रिएक्शन किसके साथ कराया, अमोनिया के साथ। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, COONH4 नेगेटिव पॉजिटिव, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये बन गया, दिस इज अमोनियम थैलेट। ये है हमारा अमोनियम थैलेट। अब इस अमोनियम थैलेट को हम फर्दर हीट कर देंगे इन एसिडिक मीडियम, तो यहां से क्या आ जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, एंड यहां पे बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। अब इस थैलामाइड से हम थैलीमाइड बनाएंगे, कैसे, इसको हम कर देंगे हीट। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे यहां से NH3 जो अमोनिया हमने स्टार्टिंग में यूज किया था ये बाहर आ जाएगा, एंड इट विल बिकम, देखो NH3 यहां से बाहर आया है, एक यहां से H निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, तो ये हमारा बन जाएगा NH। दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे थैलीमाइड। ये बन गया हमारा थैलीमाइड, क्लियर है। तो अब हमारा यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ क्लीवेज भी होता है खत्म। 2 टाइप के क्लीवेज हमने पढ़े थे, यस 2 टाइप के क्लीवेज हमने यहाँ पे पढ़े थे, OH के बीच का एंड CO के बीच का। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन है जहां पे पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हम रिएक्शन करेंगे। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ये हमारा थर्ड वाला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप में सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में, ठीक है। यहां पे हम करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन।
क्या बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन करने पे? CH3COOH। इसका रिडक्शन करने के लिए हमको चाहिए बढ़िया सा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? क्या लेंगे हम? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है? ईथर, पहली चीज। एंड दूसरी चीज हम यहां पे क्या लेंगे? इन एसिडिक मीडियम और एसिडिक वाटर। सीधा सीधा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बिकम CH3CH2OH। किस में कन्वर्ट हो गया? CH3CH2OH में। ओके, नाउ सेकेंड इसी में रिएक्शन है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन in the form of carbon dioxide, removal of carbon in the form of carbon dioxide. So हमारे पास है RCOOH ग्रुप, इसने रिएक्शन किया NaOH के साथ, ठीक है? RCOOH ने किसके साथ रिएक्शन किया है? NaOH के साथ रिएक्शन किया। अब ये हमारा बन गया RCOONA पॉजिटिव, ठीक है? अब ये जो हमारा RCOONA पॉजिटिव है, इसका फर्दर रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? NaOH एंड CaO के रेशियो के साथ, दैट इज 3:1। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका रिएक्शन कराएंगे हम NaOH प्लस CaO, रेशियो क्या है? 3:1। हमारा बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, हमारा बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, प्लस साथ ही साथ रिलीज हो जाएगा यहां से Na2CO3। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या बनाना था? हाइड्रोकार्बन बनाना था। हमें यहाँ पे क्या बनाना था? हाइड्रोकार्बन बनाना था। एक प्रॉपर रिएक्शन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं हम। हमने ले लिया CH3COOH का रिएक्शन हमने कराया NaOH के साथ, ठीक है? हमने करा दिया NaOH के साथ, क्या बन गया? CH3COO पॉजिटिव। फिर फर्दर हमने CH3COO पॉजिटिव का रिएक्शन कराया है NaOH प्लस CaO के साथ 3:1, ठीक है? 3:1। सो इट विल बिकम CH4 प्लस Na2CO3, CH4 प्लस Na2CO3। सो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज इन प्रोडक्ट। देखो, दो कार्बन की चेन थे और हमारे पास हाइड्रोकार्बन एक ही कार्बन का मिला है। सो देयर इज डिक्रीज इन कार्बन, ठीक है? कार्बन डिक्रीज इन प्रोडक्ट, कार्बन डिक्रीज इन प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट में हमें कार्बन की क्वांटिटी कम दिखाई दी है। यहां पे हमें कार्बन की क्वांटिटी कैसी दिखाई दी है? कम दिखाई दी है। आ गया समझ में? नाउ इसी में अब हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन में ही कोलबेज रिएक्शन के बारे में, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ डीकार्बोक्सिलेशन। हम बात करते हैं इसी में ही कोलबेज रिएक्शन के बारे में। दिस इज ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेशन। ये भी हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ही है। यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप देन स्टार्टिंग वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट कंटेन डबल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहां पे प्रोडक्ट कंटेन डबल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है? प्रोडक्ट के पास यहां पे डबल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग रिएक्टेंट, मतलब जस्ट ऑपोजिट पिछले वाले का, फ्रॉम द स्टार्टिंग रिएक्टेंट। ये कैसे है भाई? ये कैसे है? ऐसा हमने वुड्स रिएक्शन में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो।
है ना, फर्स्ट चैप्टर में हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन वाले में। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2CH3COO Na ले लेते हैं, है ना। इसका हम कर देंगे, देखो कोलबेज रिएक्शन, इसमें होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अगेन NaOH एंड CaO की प्रेजेंस में हम इसका कर देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कर देंगे इसका, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। पानी भी ले लो यहाँ पे 2 मोल, हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देना है। क्या बनेगा, CH3 फिर से हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए नजर आएगा, H2 रिलीज होते हुए नजर आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे हमको मिल जाएगा NaOH, वो भी 2 मोल, NaOH वो भी 2 मोल। So this is the third chemical reaction, that is decarboxylation. Now we'll talk about the fourth chemical reaction of carboxylic acid. ठीक है, फोर्थ रिएक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ड्यू टू कार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट बेसिकली, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू कार्बन पार्ट, रिएक्शन ड्यू टू कार्बन पार्ट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन ड्यू टू कार्बन पार्ट, दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। चलो, इसमें सबसे पहले हम जो रिएक्शन लिखेंगे दैट इज हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या है, ये क्या है, हेल-वोल्हार्ड, ठीक है, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको हम HVZ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं हम इसको, HVZ नाम के भी रिएक्शन से जानते हैं। यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है, हमारे पास है RCH2COOH, ठीक है, RCH2COOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अल्फा से H चला जाएगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन से H चला जाएगा, ठीक है, और बीटा से हमारा क्या चला जाएगा, नहीं H नहीं जाएगा, इस पे H आएगा, सॉरी H नहीं आएगा, X आएगा अल्फा कार्बन पे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, तो X2 की प्रेजेंस में, मतलब हेलोजन की प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पे जो हेलोजन है हमारा वो क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, ठीक है। X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड X इज इक्वल टू Cl2 और Br2, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये डायरेक्टली आके अटैक करेगा अल्फा कार्बन पे, सो RCHX-COOH, हाइड्रोजन निकल गया अल्फा कार्बन से और अल्फा कार्बन पे ये आके अटैक कर रहा है, सो इट सब्स्टिट्यूट द हेलोजन एट अल्फा कार्बन, इट सब्स्टिट्यूट हेलोजन at alpha carbon, it substitute halogen at alpha carbon. So this is HVZ reaction. कौन सा reaction है ये हमारा, HVZ reaction है। Now the second is B part है इसका, ठीक है, B part है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो देखो सब में कॉमन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बताइए फटाफट से। देखो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब ये जाएगा इसकी हेल्प करने के लिए, है ना, ये जाएगा इसकी हेल्प करने के लिए, तो ये हमारा बन जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने डबल बॉन्ड O नेगेटिव और वो OH एज इट इज है। फिर ये जाएगा इसकी हेल्प करने के लिए,
सो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये आएगा इसकी हेल्प करने के लिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर से क्या हो जाएगा यहां पे, ये इसकी हेल्प करने के लिए वापस से आ जाएगा, एंड ये हमारा फिर से बन जाएगा। ठीक है, सो इट डीएक्टिवेट द रिंग। इसने क्या किया, रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। इट डीएक्टिवेट द रिंग, इट डीएक्टिवेट द रिंग, इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है ना, दे आर दी डीएक्टिवेटिंग। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, या तो ऑर्थो पे आ रहा है या तो पैरा पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जितने भी होंगे ना तो वो ऑर्थो पे आके रिएक्ट करेंगे, ना ही वो पैरा पे आके अटैक करेंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो मेटा पे आके ही अटैक करेंगे। ठीक है, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो मेटा पे ही आके अटैक करेंगे। सो बेंजोइक एसिड जो है डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएजेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट की वजह से। सो बेंजोइक एसिड do not show Friedel-Crafts एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट में यहां पे क्या है, हियर रिएजेंट इज यूज्ड FeCl3 या फिर AlCl3 विच इज लुईस एसिड। हियर reagent is used FeCl3 या फिर AlCl3 which is, ठीक है, which is लुईस एसिड, जो कि लुईस एसिड होता है, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन तो नहीं होगा, लेकिन यहां पे ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन वगैरह तो हो सकता है। ठीक है, इट शोज ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ये सारे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम यहां पे करेंगे हेलोजिनेशन, या फिर आप इसको ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हैं, आप इसको ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हैं। सो कैसे होता था रिएक्शन, हमने लिया है यहां पे बेंजोइक एसिड, इसका रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, Br2 के साथ कराना है, Br2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr, इन प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, FeBr3। अब ना चाहते हुए भी भाई, ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल को किस पे अटैक करना पड़ेगा। देखो अगर ये ऑर्थो एंड पैरा पे जाता है तो इसको देखिएगा भाई, ऑर्थो एंड पैरा पे तो पहली गरीबी है ना, ऑर्थो एंड पैरा पे तो पहले ही गरीबी है, पहले ही उस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं काम करता हूं, मैं मेटा पे चला जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये बन गया हमारा एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड। एंड सेकेंड वन इज, अब हम यहां पे नाइट्रेशन कर लें, हेडिंग तो डाल दें, नाइट्रेशन। सेकेंड यहां पे हो जाएगा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हर बार हमने सेम ही प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, सो इट विल बिकम COOH और NO2 फिर से हमारा मेटा पे ही आएगा, NO2 फिर से हमारा किस पे आएगा, मेटा पे ही आएगा। सो M नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्या बन गया हमारा, एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये हमारा बन गया। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। एंड यहां पे हमारा ये जो प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है फाइनली, देखो लास्ट लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई है, बट हमने आज की क्लास में पूरे इस चैप्टर को फिनिश कर दिया। ठीक है, तो लगभग 8 लेक्चर में हमने इतना बड़ा जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया है। हर एक चीज हमने बहुत डिटेल में जानी है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें से छूट गई होगी। जब आप इसके इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक चीज जो हमने डिटेल में पढ़ी है वो वहां पे आपको हेल्प करेगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।